प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति की संरचना या शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। उन सिद्धांतों में केवल एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आज हम वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति का सामान्य सा तात्पर्य बतलाया जाता है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत एक व्यक्ति या एक संस्था दूसरे व्यक्ति या दूसरे संस्था के ऊपर वास्तविक रूप में नियंत्रण प्रभुत्व स्थापित करता है। अब जो ये नियंत्रण या प्रभुत्व स्थापित करता है वह वास्तविक रूप में देखा जाए तो चार रूपों में किया जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में या मुख्य पता इस बात का लगाया जाता है कि क्या समाज में ऐसे समूह हैं जो कि एक समूह दूसरे समूह के ऊपर वास्तविक रूप में नियंत्रण या प्रभुत्व स्थापित करता है। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप में शक्ति की संरचना या इससे संबंधित चार सिद्धांत दिए जाते हैं। चार सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें हम केवल आज एक की बात करेंगे, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। चार सिद्धांत कौन कौन से? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। आज हम केवल एक सिद्धांत की बात करेंगे, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। आशा करता हूं यहां तक आप समझ गएंगे। अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि हम शक्ति की अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं तो शक्ति का सामान्य सा अभिप्राय यही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक संस्था दूसरे संस्था से, एक समूह दूसरे समूह से वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में अपनी बात मनवाते हैं। तो यहाँ हमें वास्तविक रूप में समाज में इस बात को देखना है कि क्या यहाँ ऐसे समाज पाए जाते हैं या इस समाज में ऐसे समूह पाए जाते हैं जिनके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक समूह दूसरे समूहों के ऊपर या एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर वास्तविक रूप में नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करता है। क्या इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो, अर्थात एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना कर सके? इसी संदर्भ में यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि शक्ति है क्या चीज़। मैंने पिछली वीडियो में ठीक से ये सब बातें आपको समझाई हैं। आज हम बात करेंगे शक्ति की संरचना या वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान देंगे। इसमें किसी न किसी रूप में एक या दो प्रश्न नेट एग्जाम के अंतर्गत IAS एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ हम आपको ये बात समझाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आशा करता हूँ आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बात करते हैं हम, क्या वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत क्या है। देखो, वास्तव में जो शक्ति की संरचना से संबंधित वर्ग नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, वह मार्क्सवाद की देन है। सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, क्या वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्सवाद की। अब मार्क्सवाद से संबंधित सारे सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए हैं। हमारी वीडियो मार्क्सवाद से संबंधित आप देखिएगा, वहाँ ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर होगी। सबसे पहले अब यह एग्जाम पूछा जा सकता है कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? चार विकल्प दे दिए जाएंगे, एक विकल्प मार्क्सवाद भी होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मार्क्सवाद। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्सवाद का। ठीक है, अब देखिएगा, हमने यहाँ नोट भी कर दिया है। इसका अध्ययन हम तीन पार्टों में करेंगे। एक जिसके अंतर्गत सामान्य बातें लेंगे, दूसरा जिसमें ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत समझाएंगे, और तीसरे में इसकी समालोचना करेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है किसकी देन है? नोट कीजिएगा, मार्क्सवाद की देन है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद की देन है, ध्यान रखना है ये बात। अगली बात कि शक्ति के विश्लेषण के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को वर्ग परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जब शक्ति के विश्लेषण के संदर्भ में वास्तविक रूप में
इसे समझा जाता है तो इसे वर्ग परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। क्यों भाई, वास्तव में हम देखते हैं कि जब मार्क्सवाद का हम अध्ययन करते हैं ना, तो वहाँ वास्तविक रूप में जब मार्क्सवाद का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उन्होंने संपूर्ण समाज के इतिहास को 5 युगों में बांटा था। मैंने आपको समझा था, आज फिर इसकी आवश्यकता पड़ गई। पहला क्या है? आदिम अवस्था भाई, जिसमें कोई वर्ग था ही नहीं। हम तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत समझ रहे हैं ना, आज कोई वर्ग नहीं था। फिर दूसरा युग आता है, कौन सा युग आता है ध्यान आपको? पहला आदिम युग, उसके बाद में दास युग आता है, उसके बाद में सामंती युग आता है, उसके बाद में पूंजीवादी युग आता है। अर्थात वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो किसी न किसी रूप में इन तीनों के अंतर्गत ही एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। अर्थात पहला आदिम, उसके बाद में वास्तविक रूप में जो दूसरा युग आता है जिसमें 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वामी और दास। स्वामी दास का शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो मुख्य जो ये सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, यहाँ मुख्य होगी निजी संपत्ति। उसके बाद में जमींदार और किसान, जिसे कि सामंती योग्य अवस्था भी कहा जाता है। इससे पहले वाले को दास अवस्था भी कहा जाता था। इसके बाद में पूंजीवादी युग आता है और इसमें भी 2 वर्ग हो जाते हैं, पूंजीपति और श्रमिक। इसमें पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में यह सिद्धांत ये बताएगा कि वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज के इतिहास में किसी न किसी रूप में जिस वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन रहे हैं या उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रहा है, वास्तविक रूप में वह धनवान रहा है और उस धनवान वर्ग के द्वारा, धनवान व्यक्तियों के द्वारा निर्धन लोगों का शोषण किया गया है। क्या शोषण किया गया? यही वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है भाई। यही क्या है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। क्या कह रहा हूं मैं? देखो, वास्तव में मार्क्सवाद में जो मूल बात आती है वो यही आती है। क्या आती है? कि यहाँ वास्तव में जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है वह वास्तविक रूप में प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, संपत्तिशाली वर्ग होता है और उसके द्वारा श्रमिक और मजदूरों का शोषण किया जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार उनसे कार्य करवाया जाता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर शक्ति का एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। शक्ति कौन सी? आर्थिक शक्ति के बल पर श्रमिकों का शोषण किया जाता है भाई। तो यही क्या है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। अब इसको समझना है हमें, ध्यान दें। अब इसके बाद में यहाँ हम 3 बिंदु आपके लिए तैयार करें जिसके आधार पर इस सिद्धांत को समझेंगे। पहला, आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का आधार है। अर्थात वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का जो मूल पहला बिंदु बनेगा वो ये बनेगा कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का आधार है। अर्थात वास्तविक रूप में जिन लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति होती है ना, वास्तविक रूप में उन्हीं के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी होती है। अर्थात वास्तविक रूप में जिनके हाथों में उत्पादन के साधन हैं या उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जिनके हाथों में है, वास्तविक रूप में वही प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। किसका कहना है? मार्क्सवादियों का, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो क्या है? आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का आधार है। सबसे पहले तो इस वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में ये बात समझेंगे आप। क्या? आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का आधार है। ठीक है। दूसरा क्या है? शक्ति के संगठन का एक रूप वो वर्ग है। अर्थात वास्तविक रूप में देखो, मार्क्सवाद का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो वास्तव में यहाँ जब संपूर्ण समाज के इतिहास की बात की गई थी, हमने अभी आपको बताया था, तो आदिम अवस्था को छोड़ देंगे। उसके बाद में 3 युग आते हैं। तीनों युगों में 2-2 वर्ग है कटे छटे और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कौन सा वर्ग कौन से का करता है? वास्तविक रूप में जो
उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, स्वामी होता है, वो प्रभुत्व संपन्न होता है, धनवान होता है, शक्तिशाली होता है। उसके द्वारा जो दूसरा वर्ग है, श्रमिक, मजदूर, गरीब, धनहीन, जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता है, उसका शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। तो यही क्या है? शक्ति के संगठन का एक रूप है वर्ग। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में वर्ग के रूप में, क्या वर्ग के रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? जैसे भाई आदिम अवस्था है, उसमें कोई वर्ग है ही नहीं, फिर क्या आता है? दूसरे स्तर पर दास अवस्था आती है, उसमें स्वामी और दास दो वर्ग होते हैं। स्वामी दास का शोषण करता है। फिर सामंती अवस्था आती है, इसके अंतर्गत जो सामंत होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो किसानों का शोषण करते हैं। उसके बाद में पूंजीवादी युग आता है। पूंजीवादी युग में पूंजीपति किसका शोषण करते हैं? श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण करते हैं ना। तो वास्तविक रूप में जो वर्ग है ना, ये वास्तव में शक्ति के संगठन का एक रूप है। शक्ति के संगठन का एक रूप है। अर्थात वास्तव में इस वर्ग के द्वारा ही दूसरे वर्ग से अपनी बात मनवाई जाती है। हालांकि जो ये पहले वाला है, अर्थात वास्तव में जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है ना, इनमें तो थोड़ा सा यूनिटी होती है, चेतना होती है, जागरूकता होती है। बाकी जो दूसरे होते हैं वो बिखरे होते हैं, इसलिए शक्ति के रूप में नहीं होते हैं, और ये शक्ति के रूप में होते हैं, और इनके द्वारा दूसरे का शोषण किया जाता है। यही क्या है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व कि एक वर्ग का प्रभुत्व रहता है। किसका प्रभुत्व रहता है? जो वास्तविक रूप में उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। और जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है धनवान होता है, तो राजनीतिक शक्ति भी उसके पास में होती है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जैसा वो चाहता है उसके अनुरूप कानून बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो धनवान वर्ग होता है, जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है ना, वो ही कानून, न्यायालय, सरकार की संरचनाओं का निर्माण करता है भाई, और अपने स्वार्थ के लिए उनका प्रयोग करता है। सीधी सी बात है। चलिए तीसरा क्या है? शासक वर्गों का प्राधान्य। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, शासक वर्गों का प्राधान्य। देखो ध्यान दें, शासक वर्गों का प्राधान्य बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत है। देखो सबसे पहले तो एक शब्द आ रहा है यहाँ, बुर्जुआ। बुर्जुआ किसको कहेंगे? वास्तविक रूप में जो पूंजीपति वर्ग होता है ना, उसी का पर्यायवाची बुर्जुआ है। और सर्वहारा किसको कहेंगे? जो श्रमिक मजदूर होते हैं ना, उनको सर्वहारा कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बुर्जुआ किसको कहते हैं? जो पूंजीपति वर्ग होता है ना, उसको बुर्जुआ कहते हैं। उत्पादन के साधनों का वो मालिक होता है। और सर्वहारा किसको कहते हैं? सर्वहारा उसको कहते हैं जो श्रमिक और मजदूर होता है, जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। समझ गए ना? तो क्या है? शासक वर्गों का अब प्राधान्य बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत है। समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत है। अब देखो शासक वर्गों का प्राधान्य, इसका मतलब वास्तविक रूप में जो ये पूंजीपति होते हैं ना, वही वास्तविक रूप में क्या होते हैं? शासक होते हैं वास्तविक रूप में। क्यों होते हैं? क्योंकि सरकार राज्य का तो प्रयोग ये अपने स्वार्थों के लिए करते हैं भाई। आधुनिक समय में ऐसा नहीं है क्या? आधुनिक समय में भी ऐसा ही है। क्या पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देते हैं? देते हैं। और फिर जब राजनीतिक दल, जिस दल को बहुमत मिल जाता है, सरकार का निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो फिर वो जो सरकार होती है, बताओ, जो चंदा देने वाले होते हैं पूंजीपति, उनकी बातों को मानते हैं या नहीं? उनकी बातों को मानते हैं। यही तो वर्ग प्रभुत्व है। ठीक है भाई, अभी 3 बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब चलिए, अब देखो, ये तो मार्क्सवाद की बात हो गई। मतलब मार्क्सवाद ये कहता है कि वास्तविक रूप में उत्पादन के साधनों का जो मालिक होगा ना, वही शक्ति का प्रयोग करता है। वही जो श्रमिक मजदूर होते हैं ना, उनका शोषण करता है, श्रमिक और मजदूरों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात जो पूंजीपति होता है ना, जो धनवान होता है, उत्पादन के साधनों का जो मालिक होता है ना, वो अपनी बात मनवा लेता है। किससे मनवाता है? श्रमिकों से और मजदूरों से मनवाता है। तो ये बात मनवाना ही क्या है? शक्ति है भाई। ठीक है, तो ये तो मार्क्सवाद की बात होगी। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद में एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है ग्रामसी। क्या नाम है? ग्रामसी। और ग्रामसी ने अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्राधान्य। क्या है? प्राधान्य का सिद्धांत। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, प्राधान्य का सिद्धांत किसने दिया है? ग्रामसी ने दिया है। तो ये प्राधान्य का सिद्धांत क्या है भाई?
प्राधान्य का सिद्धांत ये है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत जो शासक वर्ग होता है और शासक वर्ग के जो मूल्य होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उन मूल्य और मान्यताओं को वास्तविक रूप में समाज में इस रूप में स्थापित किया जाता है जिससे कि उनके स्वार्थों की पूर्ति हो और समाज उनको अपनी मान्यता दे देता है। अर्थात वास्तव में यहाँ जो पूंजीपति वर्ग होता है वह वास्तविक रूप में अपने जो मूल्य होते हैं, अपनी जो मान्यताएं होती हैं, उनको शिक्षा, संस्कार, प्रचार के द्वारा जनता में इस रूप में स्थापित कर देता है जिससे कि जनता उनको अच्छा मानने लग जाती है। अर्थात वास्तविक रूप में ये शिक्षा का, संस्कार का, प्रचार का इस रूप में प्रयोग करते हैं कि वास्तविक रूप में जो शासक वर्ग होता है ना भाई, वो वास्तविक रूप में समाज में उन मूल्यों को स्थापित करवा देता है। अर्थात वास्तव में जनता की वैधता प्राप्त कर ली जाती है। तो यहाँ जो शासक वर्ग के मूल्य हैं ना भाई, मूल्य हैं, मान्यताएं, उन मूल्यों और मान्यताओं को शिक्षा, संस्कार, प्रचार के द्वारा समाज में उपयुक्त मूल्य और मान्यता मानते हुए स्वीकार करवा लिया जाता है और समाज से कहा जाता है कि आपके लिए ये मूल्य उपयुक्त हैं, ये मान्यताएं अच्छी हैं, आप इनका पालन करेंगे ना तो आपको फायदा होगा, आपको लाभ होगा और आपके हित में ही है ये मूल्य, आपके हित में ही है ये मान्यताएं, आपके हित में ही है नियम। और समाज जब इनको मान्यता दे देता है ना तो फिर शासक वर्ग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ग्रामसी ये बात कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में मार्क्सवादी तो केवल आर्थिक तत्व के ऊपर बल दे रहे हैं और उनका कहना है कि समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, पूंजीवाद का सफाया कर दो, पूंजीपतियों का सफाया कर दो सामाजिक क्रांति के माध्यम से। और सामाजिक क्रांति के माध्यम से जब पूंजीपति का सफाया हो जाएगा ना तो फिर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। मार्क्सवादी कह रहे हैं ये बात। लेकिन भाई ग्रामसी क्या करेगी? नहीं 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 नहीं, केवल आर्थिक तत्व को समाप्त कर देने से, केवल पूंजीपतियों का सफाया कर देने से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में यदि आपने आर्थिक तत्व के आधार पर पूंजीवाद का समापन भी कर दिया तो समाज में जो मूल्य मान्यताएं स्थायी रूप में घर कर चुकी हैं उनको समाप्त कौन करेगा? तो केवल आर्थिक स्वतंत्रता दे देने मात्र से समाज में स्वतंत्रता की स्थापना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को तो उस अनुरूप ढाल दिया गया है। इसलिए ग्रामसी का कहना है कि विचारधारात्मक क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात पूंजीपतियों के द्वारा लोगों के विचारों को जिस अनुरूप ढाल दिया गया है ना, उन विचारों को बदला जाना चाहिए, तभी समाज में शोषण को रोका जा सकता है, अन्यथा समाज में शोषण को रोका नहीं जा सकता। इसलिए ग्रामसी ने अपना प्राधान्य का सिद्धांत दिया है कि जो शासक वर्ग है ना, उसने अपने जो मूल्य और मान्यताएं समाज में स्वीकार करा रखी हैं उनको बदलो, उन पर प्रहार करो। क्यों? क्योंकि शासक और पूंजीपति वर्ग अपने हित के लिए समाज में उसी अनुरूप शिक्षा देते हैं, उसी अनुरूप जो संरचनाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए विचारधारात्मक क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। यही ग्रामसी का प्राधान्य का सिद्धांत है। किसके क्षेत्र में? विचारधारा के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। ये तो केवल आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केवल उत्पादन के साधनों को ही बदलने से कुछ होने वाला नहीं है कि भी उत्पादन के साधनों के मालिक हैं इसलिए शोषण हो रहा है। इनका कहने कि नहीं 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 नहीं, उत्पादन के साधन ठीक है, सबके हाथों में हो, लेकिन भाई उनके विचार ही बदलने पड़ेंगे, तभी जाकर के शोषण समाप्त होगा, अन्यथा शोषण समाप्त नहीं होगा। इसलिए ग्रामसी ने प्राधान्य का सिद्धांत दिया है। आशा करता हूँ प्राधान्य का सिद्धांत क्या समझ गए होंगे। अब इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से बहुत बड़े तरीके से समझाया क्या प्राधान्य का सिद्धांत। नंबर शुरुआत करेंगे यहाँ, बुर्जुआ समाज। बुर्जुआ समाज का मतलब समझ गया भाई? जो पूंजीपति वर्ग होता है ना, वही बुर्जुआ समाज है। पूंजीपति वर्ग कौन होता है? उत्पादन के साधनों का जो मालिक होता है, उत्पादन के साधनों का जो स्वामी होता है। क्लियर बात है? वो धनवान होगा, धनवान होगा तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी करता है वो। क्लियर है? तो बुर्जुआ समाज को समझा रहे हैं कौन?
ग्रामसी कि वास्तव में केवल समाजवाद की स्थापना कर देने मात्र से समाज वर्गविहीन राज्यविहीन नहीं होगा, बल्कि विचारधारा के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें क्या बोल रहा हूँ मैं, विचारधारा के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। अब शुरुआत करेंगे, बुर्जुआ समाज का विश्लेषण कर रहे हैं। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति वर्ग, समझ गए ना भाई। फिर कह रहा हूँ बुर्जुआ का मतलब होता है पूंजीपति वर्ग का पर्यायवाची है, जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है ना, उसे बुर्जुआ कहते हैं। और सर्वहारा किसे कहते हैं? जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, उनका शोषण किया जाता है। अब देखो बुर्जुआ समाज, ठीक है। अब बुर्जुआ समाज का विश्लेषण ये दो रूपों में कर रहे हैं, आधार और अधिरचना। अब देखो आधार और अधिरचना कहाँ से आ गया भाई? ये वास्तव में एक प्रकार से जो भवन का निर्माण करते हैं ना हम, तो भवन का निर्माण करने में पहले आधार चाहिए भाई, उसकी नींव से शुरुआत करेंगे हम, पहले नींव से शुरुआत करेंगे ना, और उसके बाद में उसके ऊपर आलीशान बंगला तैयार हो जाएगा, भवन खड़ा हो जाएगा। आधार अधिरचना। अब देखो इस बुर्जुआ समाज का आधार क्या बता रहे हैं? पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को बता रहे हैं, ठीक है भाई, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को बता रहे हैं पूंजीपति। इसके बाद अधिरचना किसको मान रहे हैं? ये कानूनी और राजनीतिक ढांचा, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं इत्यादि। मतलब जो ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है ना, वो बुर्जुआ समाज का आधार है। और देखो इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही अधिरचना का निर्माण होता है, अर्थात इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अनुरूप कानून होते हैं, इसके अनुरूप राजनीतिक ढांचा होता है। मतलब जो शासन प्रणाली का मॉडल होता है ना, वो इसके अनुरूप होता है, इसके अनुरूप ही धर्म होते हैं, इसके अनुरूप नैतिक आदर्श होते हैं, इसके अनुरूप सामाजिक प्रथाएं होती हैं, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए इसी अनुरूप इसकी स्थापना कर देते हैं। अब देखो अब यहाँ ग्रामसी क्या कर रहे हैं कि जो अधिरचना होती है ना, इस अधिरचना में प्रभुत्व की संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा वास्तविक रूप में जो पूंजीपति है ना, वो शक्ति का प्रयोग करता है श्रमिक और मजदूरों के ऊपर। तो यहाँ ग्रामसी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में इन क्षेत्रों में परिवर्तन आना चाहिए। अब देखो प्रभुत्व की संरचना क्या क्या मान रहे हैं, एक तरफ नागरिक समाज, दूसरी तरफ राजनीतिक समाज। अब राजनीतिक समाज के अंतर्गत तो प्रभुत्व की जो संरचना होगी कौन होगा? सरकार होगा। और यहाँ वास्तविक रूप में बल प्रयोग मूलक संरचनाओं का प्रयोग किया जाएगा। सरकार तो बल का प्रयोग करेगी। तो राजनीतिक समाज में तो सरकार यहाँ होगी और बल प्रयोग मूलक संरचनाएं होगी राजनीतिक समाज में। दो प्रकार के समाज बता रहे नहीं, प्रभुत्व की संरचना, राजनीतिक समाज और नागरिक समाज। नागरिक समाज में वास्तविक रूप में क्या क्या होगा? परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं आदि और वैधता स्थापक संरचनाएं। क्या है? वैधता स्थापक संरचनाएं। अब देखो ग्रामसी क्या करें, उनका कहना है कि भाई यहाँ परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो शिक्षा दी जा रही है ना, उस शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूंजीपति तो अपने अनुरूप ही पाठ्यक्रम रखवा देते हैं, अपने अनुरूप ही सरकार का प्रयोग करते हैं। तो ग्रामसी का कहना है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं हैं ना, इनके अंतर्गत विचारधारात्मक स्तर में परिवर्तन होना चाहिए, तभी शक्ति का दुरुपयोग रुकेगा, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग नहीं रुकेगा। अब यहाँ आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि ग्रामसी ने प्रभुत्व की संरचना के कितने दो प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? नागरिक समाज, राजनीतिक समाज। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रभुत्व की संरचना में राजनीतिक समाज से ग्रामसी का क्या तात्पर्य है, आपके सामने विकल्प दे दिया जाएगा, आप चटनी कर सकते हैं। तात्पर्य होगा सरकार और बल प्रयोग मूलक संरचनाएं। और नागरिक समाज में कौन कौन होंगे? परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं आदि। और इसके अंतर्गत क्या होता है? वैधता स्थापक संरचनाएं होती हैं, अर्थात वास्तविक रूप में जो पूंजीपति होते हैं ना, वह वास्तविक रूप में इसी के माध्यम से, अर्थात इनके विचारों को ही ये अपने मूल्यों के अनुरूप ढालता है। इसलिए ग्रामसी का कहना है कि भाई जो पूंजीपति ने समाज के अंतर्गत मूल्य और मान्यताएं स्थापित कर रखी ना, उनको बदलो, उनके बदलेंगे तो ही पूंजीवादी व्यवस्था का समापन होगा, अन्यथा पूंजीवादी व्यवस्था का समापन नहीं होगा। जबकि मार्क्सवादी तो केवल आर्थिक तत्वों की बात कर रहे थे, है ना, और ये विचारधारात्मक स्तर पर जाकर के प्रहार कर रहे हैं ग्रामसी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में जब तक लोगों के विचारों को नहीं बदला जाएगा, तब तक आप बताइए मुझे, क्या शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता रहेगा? होता रहेगा भाई। आज भी हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो पूंजीपति होते हैं ना, किसी न किसी रूप में इनका दुरुपयोग करते हैं भाई।
इसलिए ग्रामसी ने इसे प्राधान्य का सिद्धांत दिया है। अर्थात जो शासक वर्ग होता है वास्तविक रूप में अपने मूल्य और जो मान्यताएं होती हैं उन्हीं को शिक्षा, संस्कार और प्रचार के माध्यम से समाज में स्थापित कर देता है, और स्थापित करने के बाद में उनसे वैधता प्राप्त कर लेता है और उसके आधार पर आराम से शासन करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ग्रामसी कह रहे हैं कि विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन करें। तो ये होगा ग्रामसी का प्राधान्य का सिद्धांत। अब इसके अंतर्गत हम इसकी समालोचना करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ध्यान दें, वास्तविक रूप में यहाँ निजी संपत्ति के आधार पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है निजी संपत्ति के आधार पर। इसीलिए तो समाजवाद की स्थापना की जा रही है कि उत्पादन के साधन पूरे समाज के अधीन होंगे, जबकि पूंजीवाद में पूंजीपतियों के द्वारा ही वास्तविक रूप उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह उत्पादन के साधनों के मालिक पूंजीपति होते हैं। तो ये निजी संपत्ति के आधार पर वास्तविक रूप में हम कहेंगे एक वर्ग दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है और इसी के परिणाम स्वरूप शोषण किया जाता है और सामाजिक अन्याय किया जाता है, या हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में समग्र रूप में अन्याय किया जाता है। दूसरी बात, एक शब्द आता है जनपूंजीवाद, इसकी समालोचना हम ले रहे हैं। जनपूंजीवाद, जनपूंजीवाद का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में जो परंपरागत पूंजीवाद था ना भाई, आज उसमें परिवर्तन हो गया है। वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो किसी भी उद्योग के अंतर्गत है ना छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि अपनी संपत्ति लगा देते हैं, तो फिर जो संपत्ति लगाने वाले होते हैं ना मजदूर भी होते हैं। तो फिर आज तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं, तो क्या इनको हम मजदूर कहेंगे जो कि कंपनी के अंतर्गत, उद्योगों के अंतर्गत अपने शेयर डाल देते हैं? नहीं 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 नहीं, आज वास्तविक रूप में पूंजीवाद का स्वरूप बदल गया है और इसको नया नाम दे दिया गया जन पूंजीवाद, कि वास्तविक रूप में धीरे धीरे जनसाधारण भी जो है पूंजीवाद के अंतर्गत सम्मिलित होते जा रहे हैं, क्योंकि उद्योगों के अंतर्गत अपना शेयर डालते हैं। इसी को जन पूंजीवाद कहते हैं। इसके बाद में हम कहेंगे यहाँ कि जो ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है ना, इसकी बहुत महत्वपूर्ण त्रुटि है, कमी है। देखो बेटा, इसमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। त्रुटि क्या है? आर्थिक तत्वों को संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी मानता है ये। मतलब वास्तव में जो ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है ना, हालांकि ग्रामसी ने तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, विचारधारा की बात की है कि विचारों के स्तर परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन मूलतः तो ये किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है ना। और मार्क्सवाद किसको महत्वपूर्ण मानता है? आर्थिक तत्व को तो मानता है भाई। अरे भाई, मार्क्सवाद सृष्टि का मूल तत्व किसको मानता है? पदार्थ को ही तो मानता है। पदार्थ से उनका तात्पर्य क्या है? आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व से मतलब धन, निजी संपत्ति, उत्पादन के साधनों का मालिक जो होता है। तो क्या आर्थिक तत्वों को संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी मानता है। मतलब वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत वास्तविक रूप में आर्थिक तत्वों को संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी मानता है, जबकि वास्तविक रूप में आर्थिक तत्व के अलावा अन्य तत्वों का भी योगदान होता है भाई। होता है या नहीं? या सब कुछ केवल धन ही धन होता है? नहीं, आर्थिक तत्व के अलावा अन्य तत्वों का भी योगदान होता है। क्या करो? आर्थिक तत्व के अलावा अन्य तत्वों का भी योगदान होता है, जिसकी चर्चा हमने मार्क्सवाद के अंतर्गत कर दिए, यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में अंतिम जो निष्कर्ष रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये इन सब का निचोड़ क्या, नोट कीजिएगा। सामाजिक विषमता, क्या बोल रहा हूँ मैं? सामाजिक विषमता, सामाजिक असमानता। सामाजिक विषमता का मुख्य स्रोत शक्ति का प्रयोग है। अब देखो, सामाजिक विषमता का मुख्य स्रोत शक्ति का प्रयोग है भाई। तो इसमें देखो, मार्क्स ने संपूर्ण समाज को 5 युगों में बांटा है ना। आदिम अवस्था, कोई वर्ग नहीं है, संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था भाई, व्यक्ति वनों में विचरण करता था, आराम से जीवन व्यतीत करता था, कोई अपना पराया नहीं था। उसके बाद में दास अवस्था आती है। दास अवस्था में 2 वर्ग हो जाते हैं, स्वामी और सेवक। तो देखो, स्वामी और सेवक, तो यहाँ वास्तविक रूप में स्वामी सेवक के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है ना। अरे भाई, करता है, अपनी बात मनवाता है आराम से, क्योंकि वो संपत्ति का मालिक है। और उसके बाद में भाई तीसरा युग कौन सा आता है? सामंती युग आता है ना। और सामंती युग में क्या होता है? सामंत जमींदार किसानों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है या नहीं करता? अपनी बात मनवाता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। और फिर पूंजीवादी युग आता है ना। और पूंजीवादी युग में कौन? पूंजीपति श्रमिकों के ऊपर बताओ शक्ति का प्रयोग करते हैं या नहीं? करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, शोषण करते हैं, तरीके से शोषण करते हैं, तरीके से अन्याय किया जाता है। हम कह सकते हैं, मैं
22 वर्ष के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में वास्तविकता सच्चाई है, शोषण किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं मार्क्सवाद के सिद्धांतों का तहे दिल से समर्थन करता हूँ भाई। आर्थिक तत्व के बारे में आलोचक कह रहे हैं कि यही सब कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ ये नहीं है, लेकिन आर्थिक तत्व वास्तव में सब तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास आर्थिक तत्व मजबूत होता है, अन्य सभी तत्व उसकी चेरी बनते हैं। कोई संदेह नहीं है इसमें, दावे के साथ कहता हूँ भाई। ध्यान दें, सामाजिक विषमता का मुख्य स्रोत शक्ति का प्रयोग है ना भाई। अब सब युगों में हो रहा था ये। सामाजिक न्याय के लिए, अब देखो क्या, सामाजिक न्याय के लिए शक्ति के प्रयोग में, अब देखो सामाजिक न्याय के लिए शक्ति के प्रयोग में मानवीय भावना का समावेश आवश्यक है। अब देखो क्या, फिर दोहरा रहा हूँ, सामाजिक न्याय के लिए शक्ति के प्रयोग में मानवीय भावना का समावेश आवश्यक है। अर्थात वास्तविक रूप में यदि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो शक्ति के प्रयोग में मानवीय भावना को स्थान दिया जाना चाहिए। मानवीय भावना को मतलब मानवता होनी चाहिए कि किसी भी रूप में कोई भी वर्ग दूसरे का शोषण ना करे। जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, संपत्तिशाली है, धनवान है, उसमें मानवीय भावना होनी चाहिए कि वो शक्ति का उनके विरुद्ध दुरुपयोग ना करे। आज हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में दुरुपयोग होता है, शोषण किया जाता है। अरे भाई, मैं इसलिए तो 4 सिद्धांत बता रहा हूँ, अन्यथा में शक्तिशाली सत्ता पर बढ़ जाता है कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में एक वर्ग दूसरे का करता है या नहीं शोषण। मैंने आपको जो ये 5 युग बताए इनमें आप देखिएगा, आदिम अवस्था को छोड़ देंगे, अंतिम जो 5वीं अवस्था आती है साम्यवादी युग में भी क्या होगा, राजवीन वर्गवीन समाज आ जाएगा, कोई किसी का शोषण करेगा नहीं। बाकी 3 जो युग है इसमें शोषण हो रहा है या नहीं, शोषण हो रहा है। उसके बाद विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत दिया जाएगा, इसके अंदर जो विशिष्ट वर्ग होगा वास्तविक रूप में जनसाधारण का शोषण करता है, सत्य बात है ये। और इसके बाद में नारीवादी सिद्धांत की हम बात करेंगे, नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन किसका शोषण करता है, महिला पुरुष का, पुरुष महिला का। इसकी चर्चा हम जब इसी सिद्धांत को लेंगे तब करेंगे। आप मुझे बताइए कि वास्तविक रूप में आज भी शक्ति का भाई दुरुपयोग होता है। तो वास्तविक रूप में फिर मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए शक्ति के प्रयोग में मानवीय भावना का समावेश होना चाहिए। और समाज में जहाँ कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग होता है उसके तह तक जाकर के उस शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाएगा। ये राजनीति विज्ञान का दायित्व है। ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, राजवैज्ञानिकों और इसी के साथ में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों का दायित्व है कि समाज में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। क्या करूँ, जहाँ शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, और जहाँ कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है वहीं पर सीधा प्रहार किया जाना चाहिए। यदि हम इस रूप में इसका अध्ययन करते हैं तो मैं मानूंगा यहाँ कि आप शक्ति की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं या शक्ति के अंतर्गत जो 4 सिद्धांत दिए गए हैं इन 4 सिद्धांतों को आप ठीक से समझ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में एक रचनात्मक सिद्धांत की बातें और की गई है, रचनात्मक सिद्धांत दिया गया है। हम क्रम से इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आज तो केवल हमने वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत की बात की है। आशा करता हूँ आप इस सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्ग प्रभुत्व, एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।